गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग को हम लोग एंटी कन्वल्सेंट भी बोलते हैं या फिर एंटी सीजर ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये इसमें होता क्या है, ये एंटी इपिलेप्टिक ड्रग यूज क्यों होता है, ये हम लोग एपिलेप्टिक सीजर जो होते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए एपिलेप्सी क्या होता है और सीजर क्या होता है। एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर होता है ब्रेन का जिसमें पीरियोडिक एंड अनप्रेडिक्टेबल ऑकरेंस ऑफ सीजर्स, मतलब लगातार सीजर्स आते हैं इसमें, एपिलेप्सी में ग्रुप ऑफ सीजर्स आते हैं। सीजर्स क्या होता है, मतलब अल्टरेशन ऑफ द बिहेवियर्स या फिर रिदमिक फायरिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, देयर इज अ रैपिड फायरिंग, अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है पूरे बॉडी में जर्किंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम सीजर बोलते हैं। ठीक है, ये रैपिड, ये होता क्या है, रैपिड फायरिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो ब्रेन्स रहते हैं वो अचानक से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा उनका हो जाता है और लगातार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने लगते हैं जिसकी वजह से ये सीजर आता है। और ये बार बार सीजर का आना ये एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज होता है उसको हम बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सेंट या एंटी सीजर। अब देखिए एपिलेप्सी में भी इसको कैटेगराइज किया गया है, कितने तरह के होते हैं इसमें। तो देखिए इसमें पार्शियल सीजर्स होते हैं और जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं। ठीक है, पार्शियल में सिंपल कॉम्प्लेक्स, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जिसको ग्रैंड मैल भी बोलते हैं, एब्सेंट सीजर, एटॉनिक सीजर एंड मायोक्लॉनिक सीजर्स। अब देखते हैं ये अलग अलग फॉर्म के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, ये अलग अलग टाइप होते हैं जिसको हम स्पेशल बिहेवियर से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, पहचानते हैं इसको। तो हम इसको देखते हैं फिगर के थ्रू कि कैसे ये कौन सा सीजर्स कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि एपिलेप्सी क्या होता है। ये एक सीजर डिसऑर्डर होता है, रिकरिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल सीजर्स होता है। ठीक है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं सिंक्रोनसली एक्टिव हो जाते हैं। तो ये होता किस वजह से है, तो दो वजह देखिए होता है। एक तो टू मच एक्साइटेशन इन द ब्रेन, ब्रेन में जो मेनली हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हम जानते हैं ग्लूटामेट होता है, जो कि जाके एनएमडीए रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जिससे कैल्शियम आयन, बहुत ही ज्यादा कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका टू मच एक्साइटेशन हो जाना या फिर टू लिटिल इनहिबिशन। अब देखिए जैसे ब्रेन में एक्साइटेशन और इनहिबिशन जो होता है दोनों कोऑर्डिनेशन, मतलब दोनों बैलेंस्ड रहता है, लेकिन इनहिबिशन जो होता है वो कम हो जाता है। मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है ब्रेन में, गाबा होता है, जो कि क्लोराइड आयन के इंक्रीज करता है इन्फ्लक्स, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है और वहीं पे एक्शन पोटेंशियल रुक जाता है। तो ये होता क्या है, टू मच एक्साइटेशन ग्लूटामेट की वजह से या फिर टू लिटिल इनहिबिशन ड्यू टू गाबा। अब रुक नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत ही ज्यादा इससे फास्ट और लॉन्ग लास्टिंग एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनहिबिट नहीं कर पाता है और ये सीजर्स आने लगता है। और भी किस वजह से होता है, ट्यूमर्स हो गए, ब्रेन इंजरी एंड इन्फेक्शंस हो गए, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम एपिलेप्सी आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम साफ साफ पढ़ेंगे कि या तो ग्लूटामेट रिसेप्टर जो एनएमडी रिसेप्टर जो कैल्शियम आयन जो आ रहा है उसको हम इनहिबिट करते हैं, या फिर जो गाबा है उसको हम क्या करते हैं प्रोलॉन्ग इंक्रीज करते हैं इसके एक्शन को, जिसकी वजह से इनहिबिशन हो जाए। तो मेनली ये टू मच एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूटामेट या फिर टू लिटिल इनहिबिशन ऑफ द गाबा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एपिलेप्सी जो होता है आता है। अब इसका टाइप्स क्या होता है, अब देखिए जो पार्शियल सीजर होता है इसमें क्या होता है, ओनली वन हेमिस्फीयर और लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज अफेक्टेड। ये देखो आप, ये एक लोब है, ये पूरा का पूरा पार्शियल सीजर में वन पार्ट अफेक्टेड हुआ, या तो ये वाला या फिर एक हेमिस्फीयर जो अफेक्टेड होगा, इसको हम बोलते हैं पार्शियल सीजर। जिसकी वजह से जिसको दो पार्ट में सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल में क्या होता है, पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं होता है। ठीक है, और स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या होता है जर्किंग मूवमेंट इसमें भी होता है, और इसमें क्या होता है कि ये इसको याद रहता है, रिमेम्बर्स कि मुझे जर्किंग मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, ये किसी एक पार्ट में ही होता है, एक ग्रुप एक पार्ट में ही होता है और ये पूरे पूरे वन पार्ट में फैल गया, जिसको हम जैक्सोनियन मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल में क्या होता है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियस नहीं रहता आदमी। ठीक है, इसमें अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, और उसको याद नहीं रहता कि हमारे साथ कोई जर्किंग मूवमेंट भी आया था। तो ये दो पार्ट हो गया किसका, पार्शियल सीजर का, सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल, इन विच वन हेमिस्फीयर इज ओनली अफेक्टेड। अब आते हैं हम लोग दूसरा। अब देखिए आता है हमारा जनरलाइज्ड सीजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, दोनों हेमिस्फीयर, बोथ हेमिस्फीयर इज अफेक्ट, पूरा पूरा ब्रेन अफेक्ट रहता है, देयर इज लॉस ऑफ कंसेंसस। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इसमें जनरलाइज्ड सीजर। इसको डिवाइड किया गया टॉनिक में। टॉनिक मतलब कि इसमें
अचानक से पूरे बॉडी, होल बॉडी में देयर इज ए कंट्रैक्शन इन द मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है, फ्लेक्स्ड हो जाता है और पेशेंट जो होता है वो बैकवर्ड फॉल होता है, आप देख रहे हो फिगर में। उसके बाद आता है एटोनिक। एटोनिक में क्या होता है कि देयर इज सर्टेन रिलैक्सेशन ऑफ आवर होल मसल ऑफ आवर बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें देयर इज रिलैक्सेशन होता है और उसमें क्या होता है एटोनिक, यानी कि हमारा बॉडी जो होता है वो आगे के साइड में गिर जाता है, ठीक, पेशेंट का जो बॉडी रहता है। क्लॉनिक जो रहता है इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट में अचानक से जर्किंग मूवमेंट होता है, कन्वर्सन होता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉनिक, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है वो होता है टॉनिक क्लॉनिक। इसमें क्या होता है टॉनिक फेज भी होता है और क्लॉनिक फेज। टॉनिक मतलब रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, क्लॉनिक फेज मतलब कि देयर इज कन्वर्शन, बार बार कन्वर्शन भी होगा हमारे बॉडी में, इसको बोलते हैं टॉनिक क्लॉनिक फेज बोलते हैं। मायोक्लॉनिक में क्या होता है कि शॉर्ट मसल्स, किसी किसी मसल्स में ट्विचेज हो जाएगा अचानक से, उसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, उसको मायोक्लॉनिक बोलते हैं। एब्सेंट सीजर में क्या होता है, एब्सेंट सीजर में कि पेशेंट जो रहता है वो लॉस एंड रीगेन कॉन्शियसनेस, मतलब कि अचानक से उसका कॉन्शियस गायब हो जाएगा और वो मतलब अचानक से वो खड़ा रहेगा और सामने देखेगा लेकिन उसको याद नहीं रहेगा, कॉन्शियस गायब हो जाएगा उसका, मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा, इसको लॉस एंड लूज एंड रीगेन ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको हम बोलते हैं एब्सेंट सीजर। So these are the types of the generalized seizure in which the both the hemisphere affected and there is loss of consciousness। तो ये इसका टाइप हो गया, अलग अलग केसेस अलग अलग में मिल सकते हैं, पेशेंट में मिल सकते हैं। ये होता क्या है पूरा हेमिस्फीयर जो होता है बोथ हेमिस्फीयर वो अफेक्टेड होते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन हम देखा जाए तो एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है इसमें कि इसमें मेनली बार्बिट्रेट्स हो गए। देखिए ये ऐसे ड्रग होंगे जो या तो मैंने आपको बता के मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताऊंगा, या तो जो एक्साइटेटरी जो ग्लूटामेट होता है उसको इनहिबिट करते हो या फिर गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हो। तो बार्बिट्रेट हम पढ़े हैं इसके बारे में, गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। बार्बिट्रेट का हाइडेंटोइन हो गए, इम्यूनोस्टेबिलिन हो गए, फिर सक्सिनामाइड, एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सारे के सारे एक ट्रीटमेंट जो होता है वो वैसे करते हैं कि पहले ये चेक करते हैं कि इसको कौन सा सीजर है, उसके बाद उस हिसाब से उसको ड्रग दिया जाता है, ठीक है। अब न्यूअर ड्रग्स भी आजकल टोपिरामेड, जोनिसमाइड भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये जो ड्रग रहते हैं, ये मेजर जो एपिलेप्टिक ड्रग रहते हैं, इनका एक्शन कैसे होता है। तो देखिए मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पूरे ब्रेन में अचानक से एक्साइटेशन हो गया, रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल बहुत जनरेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको इनहिबिट करना है, या तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर दें या फिर गाबा जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेनली 4 यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया गया है, यहाँ पर केडी त्रिपाठी से लिया गया है। इसमें देखो आप, पहला है प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसमें क्या होता है, डिपोलराइजेशन क्यों होता है, सोडियम आयन के इनफ्लक्स के वजह से होता है। तो अब क्या करें हम, इसके इनएक्टिवेशन को इंक्रीज करते, सोडियम आयन है, सोडियम चैनल जो है उसके इनएक्टिवेशन को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन अंदर नहीं आएगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये सारे ड्रग क्या होते हैं कि इससे एक्ट करते हैं। उसके बाद इनहिबिटरी ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामेटर्जिक सिग्नल्स, मैंने बताया था ग्लूटामेट जो होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में होता है, जो आता है तो एनएमडीए रिसेप्टर और एएमपी रिसेप्टर से बाइंड करता है। एनएमडीए रिसेप्टर से बाइंड करता है तो सडन इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, और एएमपी सोडियम आयन को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से पोटेंशियल बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो इसको हम इस पे कर दें, इसको इनहिबिट कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर उसकी वजह से कम हो जाएगा। कोई ड्रग जो होता है, जैसे यहाँ पर देखो आप, लेवेट्रासेटम जो होता है वो SB2A से बाइंड करता है और ग्लूटामेट के रिलीज को रोक देता है, या तो इसको रिलीज को रोक दे या फिर इसको क्या करते हैं हम, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो कैटेगरी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का वो है फैसिलिटेशन ऑफ द गाबा मेडिएटेड प्रोसेस। मैंने बताया इनहिबिटरी को ना गाबा, ये आपको गाबा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, गाबा ए जो रिसेप्टर होता है उसके बारे में, उसी का यहाँ पर बताया गया था। पेंटामेरिक होता है, यहाँ पर गाबा बाइंड होता है, यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन बाइंड होता है, यहाँ बार्बिट्रेट्स बाइंड होता है। जब ये बाइंड होते हैं तो क्या होता है, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन और इनहिबिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे ड्रग जो होते हैं इनका मेन एम यही है कि गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अब देखो कोई क्या करते हैं कि इसके जो इसका डिग्रेडेशन होता है उसको इनहिबिट करते हैं, जैसे देखो वैल्पोरेट जो होता है वो इसके इनहिबिशन को रोक रहा है यहाँ पर, या फिर इसके ट्रांसपोर्टर को रोक दिया जाए कि यहाँ पर ज्यादा देर एक्ट करे,
तो ऐसे आगे हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। फोर्थ वन है वो क्या होता है, वो टी टाइप कैल्शियम चैनल जो होता है हमारे ब्रेन में, उसको इनहिबिशन किया जाए, जो कि इथोसक्सीमाइड वेलफोरेट ये एक्ट करता है। तो दीज आर दी mainly mechanism of action through which all the epileptic drug work। मतलब कि सारे के सारे epileptic drug जो रहते हैं वो कोई किसी मतलब सबका इसमें से कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिससे वो एक्ट करते हैं। अब अगर हमें ये नाम याद रहेगा, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था आपके फाइनल एग्जाम में कि क्लासिफाई द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड डिस्कस द 4 मैकेनिज्म ऑफ एनी ड्रग, मतलब किसी 4 ड्रग का कोई मैकेनिज्म बता, तो उसमें आसानी से आप, अगर ये आपको याद रहे तो आप इसमें आसानी से बता सकते हो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सोडियम चैनल से किया, फिर कौन सा ग्लूटामेट को इंक्रीज किया। तो ये आपका मेन है, ये अगर आपको याद रहा तो आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो रहता है वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड से पूछ सकता है, ड्रग के बारे में पूछ सकता है। जैसे इसमें फेनेटोइन भी आता है, जिसको हम डाइफिनाइल हाइड्रोटोइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये क्या करता है कि फेनेटोइन बाइंड्स टू द, ये सोडियम जो चैनल जो रहता है उसके इनएक्टिवेशन स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो ये क्या किया यहाँ, इसका 3 स्टेज होता है, रेस्टिंग, एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड। तो ये इनएक्टिवेटेड स्टेट को क्या करता है, प्रोलॉन्ग कर लेता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होता है। तो इनहिबिट्स द जनरेशन ऑफ रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल, therefore prevents और reduce the speed of the seizure। इसकी वजह से सीजर जो रहेगा वो ज्यादा दूर तक फैलेगा नहीं और सीजर का जर्किंग मूवमेंट जो रहेगा वो कम हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन पे ये क्या करता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स को भी रोकता है और क्या करता है, ग्लूटामेट लेवल को भी रोकता है और गाबा के रिस्पॉन्स को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है इसका। अब देखिए ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है जीआई ट्रैक्ट से इसको, और ये किस लिए होता है, तो ट्रीटमेंट जनरलाइज, इसका यूज भी इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए होता है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, पार्शियल सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिक्स। ये स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है कि जो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो है वो अगर लगातार 5 मिनट मतलब लगातार आए, 5 मिनट आए, फिर उसके बाद फिर आए, कोई भी उसमें मतलब बीच में कोई रेस्ट ना रहे, लगातार ये सीजर्स आने लगे, तो इस कंडीशन बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होता है जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होता है, इसको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत होता है, नहीं तो डेथ भी हो सकता है, तो उस केस में भी इसका हम यूज करते हैं। अब देखिए इसका एडवर्स इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज पे बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शन भी रिएक्शन, न्यूट्रोपेनिया भी हो सकता है, मतलब डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड। इसके बाद हिर्सुटिज्म भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड लेवल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है, एनीमिया भी हो सकता है इससे, ठीक है। फीटल हेड एंड टॉइन, मतलब ये जो अगर मदर ले तो उसके जो फीटस होता है, जो चाइल्ड होता है, उस पर अफेक्ट कर सकता है। क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप, जो लिप पे कट निशान, कट मार्क रहता है वो इसी की वजह से होता है। फैलेंजेस जो है वो छोटा हो सकता है, जो फिंगर्स जो रहे, ठीक है। तो ये सारे इसका साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए कंट्राइंडिकेशन रहता है इसका। हाई डोज पे बीपी कम कर सकता है, एरिथमिया कर सकता है, बिहेवियर अल्टरेशन, मेंटल कंफ्यूजन कर सकता है, ये सारे इसका हाई डोज पे इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड लगता है फॉस्फेनेटोइन, जो कि फेनेटोइन का एक प्रोड्रग होता है, उसी की तरह एक्ट करता है ये मेनली, लेकिन इसको क्या होता है कि इसको हम सैलिन और ग्लूकोज के साथ दे सकते हैं, फेनेटोइन को नहीं दे सकते क्योंकि ग्लूकोज के साथ ये प्रेसिपिटेट कर सकता है, लेकिन ये फॉस्फेनेटोइन को हम आसानी से इसके साथ दे सकते हैं। कार्माजेपिन होता है, इमिप्रापिन का ये होता है, डेरिवेटिव होता है, उसका क्लास में आता है, आप लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इसको। ये क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल जो होता है उसको बढ़ा देता है, मतलब कि इनएक्टिवेशन स्टेज को बढ़ा देता है। इसका भी ये सारे के सारे इसका एडवर्स इफेक्ट है, जैसे सिडेशन, ड्राउजीनेस, वर्टिगो, एटैक्सिया। एटैक्सिया क्या होता है कि मतलब जो कंट्रोल जो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो कोऑर्डिनेशन होता है जो मूवमेंट का, उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको हम एटैक्सिया बोलते हैं, ठीक है। ये जीटीसीएस जनरलाइज्ड टॉनिक सीजर में और पार्शियल सीजर में भी यूज होता है, और कुछ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जियाज में भी यूज होता है इसका। अब देखिए आप बताया फेनोबार्बिटोन, फेनोबार्बिटोन एक बार्बिचुरेट्स होता है, बार्बिचुरेट्स का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था कि ये गाबा रिसेप्टर को एनहांस कर देता है एक्टिविटी को, तो इसका हम जीटीसीएस और पार्शियल सीजर में यूज करते हैं। इथोसक्सीमाइड जो होता है एब्सेंट सीजर में यूज करते हैं, इसका ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। वैल्पोरिक एसिड बहुत ज्यादा, देखो एक तो आपका फेनेटोइन हम लोगों ने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, और एक वैल्पोरिक एसिड है, ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है, लगभग हर टाइप के सीजर्स में इसका यूज किया जाता है। ये भी कैसे एक्ट करता है ये, तो ये सोडियम चैनल के इनएक्टिवेशन को बढ़ाता है, टी टाइप कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, गाबा के एक्टिविटी को बढ़ाता है। कैसे,
बाय इनहिबिशन ऑफ डिग्रेडेशन, जैसे गाबा ट्रांसमिनेज जो होता है इसका डिग्रेडेशन करता है तो उसको इनहिबिट करता है, और इसका सिंथेसिस बढ़ाता है बाय ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ग्लूटामिक एसिड से फॉर्म होता है तो इसको बढ़ा देगा तो उसका, और ये क्या करता है एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर रहता है उसको ब्लॉक करता है। ये एब्सेंस मायोक्लोनिक पार्शियल जनरलाइज्ड जीटीसीएस में भी यूज होता है, माइग्रेन में भी और माइग्रेन मैनिया में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डिजिटल एबनॉर्मलिटीज, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है कि ये एक जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उसमें डिसऑर्डर होता है कि उनका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है सही से डेवलप नहीं कर पाता, उसको हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होता है, नोज़िया वोमिटिंग। अब बेंजोडाइजेपिन जो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो एब्सेंस एंड मायोक्लोनिक में मेनली यूज होते हैं, गाबा को पोटेंशिएट करते हैं एक्शन को, इसका एडवर्स इफेक्ट भी आप देख लो यहाँ पे, लेथार्जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन कर सकते हो। अब देखो जो न्यूअर एपिलेप्टिक्स है इसमें क्वेश्चन यही आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट। तो ये जितने भी न्यूअर एपिलेप्टिक्स ड्रग है उनका ये सारा का सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो वही 4 में से कोई एक होगा जो मैंने आप लोगों को बताया, यूजेज जो इसमें जो टाइप्स बताए गए हैं और एडवर्स इफेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको 1 और 2 मार्क्स के लिए ये याद करने होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर लो आप इसका जो शुरू में दिया गया, और बाकी उसमें ड्रग का कैटेगरी याद कर लो कि कौन किस कैटेगरी से एक्ट करता है, तो आपको बहुत ही आसानी से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिया हुआ है कि किस टाइप का कौन सा सीजर है और इसमें कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग या फर्स्ट यूज किया जाता है, फिर एड ऑन ड्रग जो मतलब इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, और एक रिजर्व ड्रग होता है कि अगर ये एक्ट नहीं करेगा तो इसको यूज करें। तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है वो इंपॉर्टेंट, जैसे पार्शियल सीजर में कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रिग्रीन, वैल्पोरेट, ऑक्सकार्बेंजीन का यूज करते हैं, वैसे टैनिक प्लानिक में तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी खास से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछ ले कि किस सीजन में कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी एक फेब्राइल कन्वल्सन क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं 5 ईयर्स एज का, उनको फीवर होता है तो उनके साथ साथ उनको कन्वल्शन, जर्किंग मूवमेंट भी होने लगता है, उसको हम फेब्राइल कन्वल्सन भी बोलते हैं। उसमें हम डायजेपिन रेक्टल रूट से देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वैसे एक स्टेटस एपिलेप्टिक्स मैंने आप लोगों को बताया कि जो सीजर जो होता है उसमें क्या होता है कि मोर देन 30 मिनट लगातार होते, 2 और मोर सीजर ऑकर्स विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक से लगातार आने लगे, उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। उसमें लोराज़ेपिन, डायज़ेपिन यूज करते हैं, मेनली इमरजेंसी कंडीशन होता है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो डेथ भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स। इसमें मेन क्या याद करना है आपको, इसमें आपको इसका सबसे पहला तो इसका क्लासिफिकेशन याद करना है, सेकंड होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, कैटेगरी की कौन सा ड्रग किस, क्योंकि पिछली बार किसी 4 ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया था, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया ड्रग फेनेटोइन हो गया, वैल्पोरिक एसिड हो गया, बेंजाडाइन, ये सब का आपको यूज, एडवर्स इफेक्ट और जो न्यूअर ड्रग है उनका भी आपको याद होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीएपिलेप्टिक ड्रग। थैंक यू।